चलिए स्वदेश आर में अब रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों की डेटा की सुरक्षा और ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। ये नया फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू भी हो जाएगा। क्या है ये नया फ्रेमवर्क और विस्तार से इसको समझते हैं सहयोगी सौमित्र बुतकर से। जी हाँ, म्यूचुअल फंड जो निवेशक हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। सेबी ने यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के जो नियम हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसमें बदलाव करने का फैसला किया है। तो सेबी ने जो कहा है वो एएमसी से ये कहा है कि वो साल में 2 बार साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स करवाएं और साथ ही साथ जो है ये ऑडिट रिपोर्ट जो होगी इसको कंपनी के एमडी और सीईओ के दस्तखत के साथ सबमिट कराना होगा सेबी में। आपको बता दें कि ये जो नए नियम लागू होने वाले हैं 15 जुलाई से ये नए नियम लागू होंगे, यानी अगले महीने से। साथ ही साथ जो और बातें यहाँ पर सेबी ने कही हैं, जो फ्रेमवर्क को सुधारने की बात कही गई है, स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी के पास जो है ये ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी। साथ ही साथ बिजनेस ऑपरेशन सर्विसेज और डेटा मैनेजमेंट, ये जो है इन सब से जुड़ी जो जानकारी है उन सबको आइडेंटिफाई करना होगा और क्लियरली सेबी को सारी जानकारी देनी होगी। एएमसीज को ये भी कहा गया है कि वो अपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या जो भी इंफॉर्मेशन टूल्स हैं उससे जुड़े हुए उन सबको अप टू डेट रखें और साथ ही साथ साल में एक बार एक वल्नरेबिलिटी टेस्ट होता है वो करवाएं, जिससे निवेशकों के हित का ध्यान रखा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई है। निफ्टी 122 अंक चढ़कर 16,478 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 428 अंक चढ़कर 55,320 पर बंद हुआ है। फार्मा, एनर्जी, आईटी शेयरों में आज हमने खरीदारी का रुझान देखा, लेकिन दिन भर बाजार की चाल कैसी रही, समझा रही हैं सहयोगी मानसी दवे। तो यही अनुमान लगाकर चल रहे थे कि 3 ट्रेडिंग सेशन की जो कमजोरी है वही आज भी देखने को मिलेगी, लेकिन सेकंड हाफ तक क्या कह सकते बाजार ने इस तरह अपने आप को संभाला कि क्या कहें। और सबसे ज्यादा कह सकते बाजार का हीरो आज जो साबित होता हुआ दिखा रिलायंस, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक रिलायंस में जो अच्छे खासे मूव्स नजर आए और 2 से 3.5 के बीच जो रिलायंस ने जो अप मूव्स दिखाए, सिर्फ 1.5 घंटे में शानदार बढ़त के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड देखा। अगर निफ्टी की बात करेंगे 16,500 के बिल्कुल करीब क्लोज होता हुआ दिखा। आज का हाई जो था 16,492, उसके ठीक नजदीक 16,478 के पास यहां पर क्लोजिंग नजर आई। तो क्लियरली अच्छे लेवल्स पे बाजार ने क्लोजिंग दिखाई। लिकर स्टॉक्स आज फोकस में रहे। रेडिको खैतान, यूएसएल, यूबीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम के साथ कामकाज नजर आया, क्योंकि लिकर प्राइसेस में गिरावट के अनुमान पंजाब में पर्टिकुलरली खबरें आती हुई दिखी कि 30 से 40% की गिरावट नजर आ सकती है, जिसका एक इंपैक्ट था जो लिकर स्टॉक्स में दिखा। आज हम यही कह रहे थे दारू, दवा और डायग्नोस्टिक स्पेस हैं जो कि लगातार फोकस में है। लिकर की तो हमने बात की, लेकिन फार्मा स्पेस और डायग्नोस्टिक स्पेस में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा, चाहे फिर बायोकॉन हो, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, थायरोकेयर जैसे तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच दिन भर कामकाज देखने को मिला। एनर्जी स्पेस को भी विजिट करना चाहिए, क्योंकि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए, एक ट्रेंड चेंज साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और जब रिफाइनिंग स्टॉक्स में एक ट्रेंड चेंज हो रहा था तब भी हमने आपको डायरेक्ट किया था, और अब एनर्जी स्पेस पर भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी एक ट्रेंड चेंज बनता हुआ दिखे। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में फोकस था। एफएमसीजी अच्छा कर रहा था। आईटी स्पेस में तेजी थी। स्पेसिफिक आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और निजी बैंक क्षेत्र थे, और यहां पर अच्छी बढ़त के बीच कामकाज। तो शुरुआत कमजोर जरूर हुई, लेकिन बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। चलिए, तो ये था बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन बात करते हैं कोरोना केसेस की। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो राज्य में 2813 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 1702 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही केरल, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में 81% केसेस आए हैं, जबकि देश में कोरोना ने पिछले 24 घंटे में 7,200 का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 4 महीने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को सतर्क रहने को भी कह दिया है। टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान देने की अपील की गई है। तो कितना घातक है ये वायरस, इस बार इसी पर पेश है स्वदेश विशेष।
चलिए अब बात उस चीज़ की जिसकी बात करने का मन कम करता है, लगता है कि अब ना बात करें, बहुत बात हो गई। बात है कोरोना की, लेकिन कोरोना है कि वापस अचानक अपनी रफ्तार का गियर बदल कर वापस आ गया है। एक दिन में देश में 40% ज़्यादा केस आए हैं। आखिर अचानक कोरोना की रफ्तार बढ़ने का क्या मतलब है और ये वायरस इस बार कितना खतरनाक है, साथ ही कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्लान तैयार किए जाने चाहिए, इन तमाम सवालों पर करेंगे कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी से चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की डरावनी रफ्तार, 4 महीने बाद रिकॉर्ड तोड़ केस, 24 घंटे में 40% का उछाल, हॉटस्पॉट बनने के कगार पर महाराष्ट्र। क्या चौथी लहर की आहट है? कोरोना है कि जाता ही नहीं, न जाने कब तक लुका छिपी का ये खेल जारी रहेगा। 4 महीने बाद सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जिन्होंने एक बार फिर से डराने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच डीजीसीए ने फ्लाइट अटेंडेंट, एयर हॉस्टेस, कैप्टन या फिर पायलट के साथ ही यात्रियों के लिए फिर से मास्क जरूरी कर दिया है और जो नहीं मानेगा उन पर एक्शन की जबरदस्त तैयारी है। जो दिशा निर्देश एयरलाइन के लिए जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पे कहा है कि लगातार फ्लाइट के भीतर अनाउंसमेंट की जाए कि हवाई मुसाफिर वो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करे, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि चेहरे पर मास्क लगा के रखे। और अगर लगातार अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी, एक रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर हवाई मुसाफिर चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगाता है तो उसको अनरूली पैसेंजर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यही नहीं, अगर फ्लाइट वो एयरपोर्ट पर ही है तो उस पैसेंजर को फ्लाइट से डिबोर्ड किया जा सकता है, फ्लाइट से उतारा भी जा सकता है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल में कोविड के केस फिर से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से नए केसों का आंकड़ा ऊपर जा रहा है। वैसे तो कोविड केस बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को वजह माना जा रहा है, मगर लापरवाही भी कम नहीं है। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न वैक्सीनेशन, न टेस्टिंग, बस सब राम भरोसे चल रहा है। यही एक बड़ा कारण है कोरोना बढ़ने का, और यही हाल रहा तो एक बार फिर से देश में चौथी लहर आ सकती है और हाहाकार मचा सकती है। ET नाउ स्वदेश। चलिए समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना की डरावनी रफ्तार तो है, लेकिन क्या इससे डरने की जरूरत है अभी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है जो बिल्कुल एक की पॉइंट है कि अभी हम नंबर्स को देख रहे हैं कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने केसेस बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो नंबर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जनवरी के अंदर भी जो हमारे केसेस बढ़े थे, जो थर्ड वेव का कारण था वो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, और अभी भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट, सब लीनिएजेस, उसी के जो दूसरे प्रकार है वो कंटेजियस है, बट उसमें कोई गंभीरता नहीं है। जैसा अभी हमने कोई भी देखा नहीं है, केसेस बढ़े पर हॉस्पिटलाइजेशन में राइज नहीं हुआ, बीमारी की गंभीरता में राइज नहीं हुआ। तो ये सब यहाँ पर देखने वाली बात है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि यहाँ पर वही प्रिंसिपल हमारा लागू होगा कि जो हमारे हाई रिस्क वाले लोग हैं उनके लिए कंसर्न है, तो उनके लिए निश्चित तौर पर हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समीर सर ये है कि चलिए रिस्ट्रिक्शन तो पार्ट 2 होता है, प्रिकॉशन पहली चीज़ होता है। प्रिकॉशन ये अब चले गए हैं, अब तो आप कहीं भी जाइए, क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार ने भी कह दिया था कि आप देखिए ज़िंदगी वापस वैसी है जैसी थी, तो मास्क भी छूट चुके हैं। एक जो चीज़ जो बड़ी अच्छी थी, सोशल डिस्टेंसिंग, लोग थोड़ा सा आपसे दूरी बना के खड़े होते थे, वो तो बिना कोविड जैसी बात हुई कि अब नहीं है, तो एकदम फिर से उसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग। आप लोकल ट्रेन्स में देख लीजिए, आप पहले कम से कम आप लाइन में खड़े होते, थोड़ी डिस्टेंस होता था, वो सारे जो प्रिकॉशन है वो चले गए। चलिए रिस्ट्रिक्शन अभी दूर की बात है, क्या प्रिकॉशंस वापस से मैंडेटरी करने पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए हम हर चीज में, स्पेसिफिकली पेंडेमिक की जब हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन सबसे बड़ा हमारा हथियार है कि कितना हम जो है बीमारी को रोक सकते हैं बढ़ने से। पर जो 2020 के अंदर बात थी और 2022 के अंदर, उसमें काफी ज्यादा फर्क है। फिलहाल अगर हम देखें तो अब हमारा काफी ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनको नेचुरल इम्यूनिटी भी है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड इम्यूनिटी है। बीमारी के बारे में काफी हद तक हमें पता है कि किस तरह से इस पेंडेमिक से हमें लड़ना है। और इसके अलावा अगर हम बात वैसे भी करें तो फिलहाल अभी कोई भी नई तरह का वेरिएंट सामने नहीं आया है। देखिए प्रैक्टिकली हमें इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें अनलॉक हो गई है। तो
सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह से हम चाहे प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअल लेवल पर निश्चित तौर पर, जैसा आपने भी बताया अपनी रिपोर्ट पे भी, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह की क्लोज स्पेसेस में हैं, कि देखिए एयरलाइंस ने तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपको अंदर आप बैठेंगे एयरक्राफ्ट में तो आपको मास्क लगाना जरूरी है, पर और भी जगह अगर आप इस तरह की क्लोज क्राउडेड एरिया के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना जरूरी है। जो भी हाई रिस्क वाला पर्सन है, हाई रिस्क की जब हम बात करते हैं तो आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है, आपको कोई भी हार्ट संबंधित बीमारी है, कैंसर है, कुछ भी इस तरह की बीमारियां हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो आपको मास्क जरूर पहनना है अपने लेवल पे। चाहे आपको इसलिए नहीं पहनना है कि सरकार ने इसके ऊपर कोई चालान लगाया है कि नहीं, इसको एक हेल्थ हैबिट बनाना जरूरी है। तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर है। आईएमडी के मुताबिक 4 दिन में महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री हो जाएगी और इसी के साथ 4 दिन में मानसून पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के और हिस्सों को कवर कर सकता है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु, गोवा, मध्य अरब सागर समेत कई और जगहों पर बादल मेहरबान हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आने वाले मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है और क्या कुछ खास होगा इस बिल में, हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियादर्शी समझा रहे हैं। देखिए, सरकार संसद के अगले सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को पेश कर सकती है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इंडियन पावर मिनिस्टर ने कहा कि राज्यों के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और जो भी डिफरेंसेस थे उसका समाधान निकाल लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़े बदलाव के मकसद से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बदलाव करने जा रही है और कई अहम प्रावधान जो है इसमें जोड़े गए हैं। जो सबसे अहम प्रावधान ये है कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को डी लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत लाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि कोई भी निजी कंपनी किसी भी इलाके में जाके पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में उतर सकती है, राज्यों के डिस्कम्स के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा जो है वो कर सकती है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में नई पूंजी का निवेश होगा, साथ ही साथ नई तकनीक भी आएगी। इससे भी बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को होने जा रहा है क्योंकि उन्हें एक ही इलाके में एक से ज्यादा डिस्कम्स की सुविधाएं मिलेगी और फिर वो सर्विस क्वालिटी के आधार पर उनका चुनाव कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने भी कंज्यूमर्स को यह फायदा देने की घोषणा जो है बजट में की थी। हालांकि कुछ राज्यों को इस बात पर ऐतराज था कि निजी कंपनियों के आने से उनका ध्यान जो है सिर्फ अर्बन कंज्यूमर्स की तरफ रहेगा या कमर्शियल कंज्यूमर्स की तरफ रहेगा प्रॉफिट कमाने के मकसद से, और ग्रामीण इलाकों के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार ने इसका भी समाधान निकाल लिया है और फिर उस पर वो आगे बढ़ने का फैसला करने जा रहे हैं। साथ ही साथ राज्यों ने इस बात पर भी ऐतराज जताया था कि पहले ड्राफ्ट में एक प्रावधान ये भी था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में डीबीटी की व्यवस्था होगी, यानी कि सब्सिडी की अदायगी जो है कंज्यूमर के सीधे खाते में की जाएगी। लेकिन राज्यों को इस पर ऐतराज था और अब केंद्र सरकार ने इस प्रावधान को हटाने का फैसला किया है, यानी कि बिना डीबीटी की व्यवस्था से ही जो है नए ड्राफ्ट में के साथ जो है सरकार आगे बढ़ेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि राज्यों के साथ सहमति के बाद इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बिजली संकट से निपटने के लिए कोल इंडिया ने कोल इंपोर्ट की पूरी तैयारी कर ली है। कोल इंडिया ने यहां पर लगभग 2.416 मीट्रिक टन कोयला इंपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडिंग के ई टेंडर जारी कर दिए हैं। किस तरह से ये खबर डेवलप हो रही है, संवाददाता प्रकाश प्रियादर्शी ही समझा रहे हैं। देखिए, देश में तमाम पावर प्लांट्स के पास कोयले की दिक्कत है, स्टॉक लेवल उतना नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही है और इन सब के बीच में कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला आयात करने के लिए जो पहला ग्लोबल टेंडर है वो जारी किया है, जो कि 2.4 मिलियन टन कोयले के लिए है, जिसमें राज्यों के लिए और साथ ही साथ जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपी जिसको कहते हैं, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए ये कोयला जो है आयात किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मॉनसून की शुरुआत जब होगी तो कोयले की दिक्कत ज़्यादा महसूस होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आएगी, कोल प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी और इन सब के बीच में अगर स्टॉक लेवल पर्याप्त नहीं रहता है तो फिर पावर संकट की स्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर इनवाइट किया है कोल इंडिया ने और चालू वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए ये ग्लोबल टेंडर मंगाए गए हैं। जो डिटेल्स कोल इंडिया ने जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो बिड क्वांटिटी होगी उसमें 30% कम या ज्यादा की व्यवस्था जो है कोयले की वो रहेगी।
क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान दिया गया है ताकि जो एफिशिएंसी है पावर प्लांट्स की वो बनी रहे, और 5000 GAR थर्मल कोल ग्रेड का जो कोल का जो ग्रेड है उसका इंपोर्ट किया जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कुछ टेंडर्स मंगाए हैं, लेकिन साथ ही कई राज्यों ने इस बात की भी अपील की सरकार से कि अलग अलग टेंडर इनवाइट करने से बेहतर है कि कोल इंडिया ही एक साथ एक नोडल एजेंसी के तौर पे उनके लिए कोल इंपोर्ट करे, और बल्क कोल इंपोर्ट करने से कीमतों में भी कुछ कमी रखने में मदद मिल सकती है। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। कोल इंडिया को इस बात की आज़ादी है कि उसे जहां भी दुनिया में अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है किफायती दर पर मिले वो खरीद ले, और इस बिड सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 29 जून है। चलिए रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। भारत के सबसे बड़े डेयरी ग्रुप अमूल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन टालने की गुहार की है। आपको बता दें कि सरकार की 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की योजना है, जिसको लेकर कई कंपनियों ने आपत्ति जताई थी, और इसी कड़ी में अमूल ने भी खत लिखकर सरकार से इस बैन को टालने की अपील की है। पूरी जानकारी हमारी संवाददाता कृतिका अरोड़ा दे रही हैं। अमूल ने रिपोर्टेडली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है, ये अर्ज करते हुए कि गवर्नमेंट ने जो कुछ टाइम पहले बैन अनाउंस किया था प्लास्टिक पर, उसको 1 साल से डिले कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक पर बैन अनाउंस किया था, जिसको जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अमूल है जो काफ़ी बिलियंस में अपने डेयरी कार्टन्स को, जिनके साथ प्लास्टिक स्ट्रॉज अटैच्ड होते हैं, उसको बेचता है। तो अमूल ये कह रहा है कि इस मूव से, हालांकि ये मूव अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम 1 साल से डिले कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स हैं और उनका मिल्क कंजम्पशन इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी है। तो ये बात सिर्फ अमूल की ही नहीं है, और भी ऐसी बेवरेज कंपनीज़ हैं जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज़, जिन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया था कि इस प्लास्टिक बैन को थोड़ा डिले कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका ये स्टांस नहीं सुना, और वो यही इंसिस्ट कर रही है कि कंपनीज़ को ऑल्टरनेटिव यूजेस फाइंड आउट करने चाहिए। रुक करेंगे एक्सक्लूसिव खबर की ओर। जीएसटी पर बना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एजुकेशन और हेल्थ पर छूट जारी रखने की सिफारिश कर सकता है, वहीं इंफ्रा सपोर्ट पर छूट वापस लेने की सिफारिश हो सकती है। इस खबर पर तमाम डिटेल्स मेघना मित्तल दे रही हैं। जी, जो जीएसटी जीओएम है रेट रैशनलाइजेशन पर, जो अभी अपनी फाइनल रिपोर्ट बना रहा है, वो रिपोर्ट जब सबमिट करेगा उसके बाद जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होगी इस मीटिंग में जो इस मंथ होने वाली है। लेकिन जो अभी जो सूत्र फिलहाल जानकारी दे रहे हैं कि जो जीएसटी में जो एग्जेम्पशंस होते हैं सर्विसेज पर, उसमें जो हेल्थ और एजुकेशन पे एग्जेम्पशंस हैं वो ये जीओएम सजेस्ट कर सकता है कंटिन्यू रखने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज हैं उन पे विड्रॉल इन एग्जेम्पशंस का सजेस्ट कर सकते हैं। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि जो मेजर्स ये जीओएम सजेस्ट करेगा उससे अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख करोड़ पर एनम जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकता है जब ये मेजर्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे उसके बाद। तो हम जानते हैं कि जुलाई के बाद जो कॉम्पनसेशन जो स्टेट्स को मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो ये 2 to 3 लाख करोड़ जो इंक्रीज होगा जीएसटी रेवेन्यू में, वो दोनों सेंटर और स्टेट्स के रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, तो ये बड़ी मदद होगी स्टेट्स के लिए। इसके अलावा जो टेक्सटाइल सेक्टर पे जो इन्वर्जन ऑफ ड्यूटीज़ अभी करेंटली है, जो कि इन जो रॉ मटेरियल्स हैं वो मोस्टली 18% पर है और 5% पे फिनिश्ड गुड्स हैं, तो इस पे जीओएम ये सजेस्ट कर सकता है कि ये रेट्स ऐसे ही कंटिन्यू रखे जाएं, लेकिन जो आईटीसी मिलता है उसको बंद कर सकते हैं। ये सजेशन जीओएम की तरफ से आ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी अभी इस समय आ रही है कि जो जीओएम की रिपोर्ट फाइनलाइज होगी उसमें ये थोड़े बड़े सजेशंस आ सकते हैं कि सबसे पहले कि एग्जेम्पशन जो हेल्थ एजुकेशन पर वो कंटिन्यू किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज पे वो विड्रॉ किया जाए, और दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर पे आईटीसी को रोककर करंट रेट्स कंटिन्यू करा जाए, और ये सारे जो मेजर्स हैं जो इम्प्लीमेंट होंगे 2 to 3 लाख करोड़ पर एनम का रेवेन्यू इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यहाँ कहा है कि जीएसटी के आंकड़ों से सालाना आधार पर इनको देखना चाहिए, और बजाज ने हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा से इसी पर खास बातचीत की। जीएसटी के कलेक्शंस थे इस बार, वो थोड़े से मंथ ऑन मंथ देखेंगे कम हुए। क्या आप देखते हैं ऑन लॉन्गर टेन्योर में वो एवरेज आउट हो जाएंगे? ऐसा है कि जीएसटी अगर आप देखो तो ये ऐसा नहीं है इसको मंथ
ऑन मंथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना चाहिए। आप दिवाली के टाइम पे जाते हैं, नया ब्लेज़र खरीदते हैं, आप मई के महीने में जाके खरीदते नहीं हैं। तो एज अ नेचुरल कोर्स इन आवर कंट्री देयर आर सम मंथ्स विच शो मोर रोबस्ट ग्रोथ ऑन दी जीएसटी रेवेन्यू। जैसे मार्च में जो कलेक्शन होती है जिसका पैसा अप्रैल में आता है, बिकॉज ईयर एंड होता है, इसलिए कंपनीज अपनी बैलेंस शीट और P&L को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस मंथ में हमें ज़्यादा मिलता है। बट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर पिछले महीने में 44% का वृद्धि थी, तो एक अच्छी वृद्धि है, अच्छा साइन है। हम सब काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे इससे। जी, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि आपने बताया कि पिछले साल जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा प्रदर्शन रहा अगर टैक्स कलेक्शंस की बात करें। इस बार जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ सरकार को जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कुछ पैसा देना पड़ा, तो अब जो आप देखते हैं कि जो रिकवरी होगी वो किस बेसिस पे होगी और कहां से होगी? रिकवरी इन रेवेन्यूज, रिकवरी इन रेवेन्यूज एज वेल एज इकोनॉमिक रिकवरी। नहीं, इकोनॉमिक रिकवरी तो आप देख ही रहे हैं कि आ रही है। पिछले वर्ष का जीडीपी ग्रोथ हमारा आया है जो कि 8.7% है, और आज के दिन भी अगर देखें, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लें, आरबीआई को लें, आईएमएफ को लें, वर्ल्ड बैंक को लें, एडीबी को लें, दे आर सेइंग, सभी यही कह रहे हैं कि भारत देश में जो ग्रोथ रेट होगा वो बड़े देशों में, मेजर इकोनॉमीज़ में सबसे हाईएस्ट होगा। तो हमें उम्मीद है, जिस तरह के हमें इंडिकेशंस मिल रही हैं कि ग्रोथ रेट अच्छा होगा। चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैंने भी कहा, गवर्नर साहब ने भी कहा, कल अपनी पॉलिसी में भी कहा, चैलेंजेस हैं हमारे सामने, लेकिन हम उन चैलेंजेस को करेंगे सामने। जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल अगर पूरा करने के लिए वो कहाँ से आएगा? नहीं, रेवेन्यू का अगर जो बजटेड एस्टीमेट्स अगर लें, तो मेरे ऑफिसर्स यहाँ खड़े हैं, बजटेड एस्टीमेट से तो हम ज़्यादा ही करेंगे, उसमें तो मुझे कोई शंका नहीं है आज के दिन भी, जबकि मेरे पास जून के फिगर्स भी नहीं हैं। तो लेकिन बजटेड फिगर्स से हम कितना ज़्यादा कर पाएंगे दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला के, ये एक देखने वाली बात है जो आने वाला समय हमें बताएगा। आपको इंडिकेट करेंगे नेक्स्ट विजिट में बॉम्बे पे। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने यहां कहा है कि एक्साइज ड्यूटी घटने का असर कस्टम कलेक्शन पर दिख सकता है, और हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी से खास बातचीत की। पहला सवाल आपसे यही है कि आप अभी तक के कलेक्शंस जो आने वाले हैं इस ईयर में कैसे आंकते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर, और जो आपकी अभी तक बातचीत हुई है अधिकारियों से उसके आधार पर? ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि ई-वे बिल्स और ई-इनवॉइसेस का जो जनरेशन हुआ है पिछले महीने और इस महीने, वो अच्छा है, हेल्दी है। जो बढ़ोतरी हमने उसके कारण पिछले महीने के रेवेन्यू में देखी वो जारी रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट्स तो हमारे पास ऐसी ही आ रही हैं। जी, आपने जीएसटी की बात करी, वो कलेक्शंस मंथ ऑन मंथ लास्ट मंथ 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा आए थे। वहाँ पे ज़रूर डिप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। कस्टम्स में क्या किस तरीके की उम्मीद करनी चाहिए आपको, कैसा कलेक्शंस लग रहा है? कस्टम्स में कलेक्शंस पर प्रेशर रहेगा, वो इस कारण क्योंकि हमने कुछ जो मेजर इंपोर्ट आइटम्स हैं उन पे कस्टम्स ड्यूटी घटाई है, और आपको याद होगा कि हमने एडिबल ऑयल्स पे काफ़ी मेजर कट्स करे, 2-3 फेजेस में ये हुए पिछले साल, और उनका असर नेचुरली अब दिखेगा क्योंकि हमारा पाम ऑयल और सनफ्लावर इन ऑयल्स का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है देश में। इन ऑयल्स का जो प्रोडक्शन है वो इतना है नहीं जितनी की डिमांड है, तो इससे कस्टम्स ड्यूटीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार एक्साइज में, क्योंकि हमने पेट्रोलियम की ड्यूटीज़ में कट किया है और काफ़ी गहरा कट था वो रेट्स में, उसकी वजह से भी एक्साइज कलेक्शंस पर इसका असर पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा और 3 दिन बाद 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति का ऐलान कर दिया जाएगा। देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव का नोटिफिकेशन 15 जून को जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है, जिसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को होगी। वहीं उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। हम आपको बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने वाला है। अब श्री रामनाथ कोविंद जी
Honorable President of India, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing President is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले देश में अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी है और देश के 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब तक 11 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विभिन्न दल के 41 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है, जबकि 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव 10 जून को होंगे। ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए हम प्रोडक्ट्स के रिव्यू पर भरोसा जताते हैं, लेकिन जब ये रिव्यू ही फर्जी हो तो क्या होगा? फर्जी रिव्यू रोकने के लिए सरकार जल्द कुछ बड़े कदम उठा सकती है। इसी मुद्दे पर पेश है स्वदेश विशेष। जब आप कोई भी सामान खरीदने किसी दुकान पर जाते हैं तो सामान अच्छा है या बुरा, वो कैसे पता लगाते हैं? एक तो होता है कि आप दुकानदार से पूछते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि सही राय दे, सही मशवरा दे। आप खुद सामान को देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपने आस पड़ोस के जो दोस्त हैं जिन्होंने ये सामान इससे पहले इस्तेमाल करा होता है उससे पूछते हैं। लेकिन जब हम यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में सामान खरीदने जाते हैं तो फिर हम भरोसा करते हैं वहाँ लिखे रिव्यूज़ का। वहाँ पे जो लोगों ने पहले सामान खरीदा है उनकी क्या राय रही है उसको मानते हैं, उसका अच्छाई बुराई का पैमाना बनाते हैं। लेकिन जब ये रिव्यू ही फर्जी हो तो क्या करेंगे? जी हाँ, आपने जिन रिव्यूज़ पर भरोसा किया है हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया हो। इसलिए कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फर्जी रिव्यू रोकने के लिए सरकार जल्द कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। रिव्यू के कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ता है, सरकार कैसे इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगी, इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। किसी भी बिजनेस में भरोसा बहुत जरूरी होता है, खास तौर से तब जब आपके पास भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं हो। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया भरोसे पर ही चलती है। ऑर्डर देने के बाद आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा या कैसी सर्विस मिलेगी, इसकी धुरी में रिव्यूज का बड़ा रोल है। लेकिन रिव्यूज ही झूठे हुए तो आपको मिलने वाले प्रोडक्ट तो खराब होंगे ही, साथ ही भरोसा भी टूटेगा। ऑनलाइन उपभोक्ताओं को इसी धोखेबाजी से बचाने के लिए सरकार जल्द एक कमेटी का गठन करने वाली है, जो इन फेक रिव्यूज पर लगाम कसने के लिए अपने सुझाव देगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो कमेटी है ये 5 से 6 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे कदम बताना, ऐसे रास्ते बताना जिनका पालन करके इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, ई कॉमर्स या फिर फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे फेक रिव्यूज को पोस्ट करने पर रोक लगाई जा सके। सिर्फ यही नहीं, ये कमेटी लीगल मेजर्स पर भी अपने सुझाव दे सकती है कि कैसे कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है कि ऐसे फेक रिव्यूज आने वाले वक्त में इन प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट ना हो। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार इसी हफ्ते कमेटी का गठन कर देगी। दरअसल सरकार को लगातार ऑनलाइन साइट्स पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर फेक रिव्यू की शिकायतें मिल रही थी। इसमें फूड एग्रीगेटर से लेकर ई कॉमर्स वेबसाइट शामिल है। ये कमेटी फेक रिव्यूज की जांच के तरीकों पर अपने सुझाव देगी, साथ ही फेक रिव्यूज पर कानूनी कार्रवाई को लेकर भी अपने सुझाव देगी।
फेक रिव्यूज का मसला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ता मंत्रालय को बहुत शिकायतें मिली हैं कि कैसे इन फेक या फर्जी रिव्यूज के जरिए ग्राहक को प्रभावित किया जा रहा है, जबकि प्रोडक्ट या सर्विसेज में दिक्कत है, खामी है और वो जेन्युइन नहीं है। ये देखा जाएगा कि उपभोक्ताओं को भटकाने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा ये भी तय किया जा सकेगा कि वास्तविक रिव्यूज के लिए तस्वीरों, डॉक्यूमेंट्स, सबूतों के साथ पोस्ट किया गया है या नहीं। पिछले महीने 27 मई को इसी मुद्दे पर कंज्यूमर अफेयर्स विभाग और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में इस मामले से जुड़े लोग भी शामिल हुए थे। बैठक में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, टाटा सन्स, रिलायंस रिटेल जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के अलावा फिक्की, CII, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट भी शामिल हुए थे। इन सभी के साथ फेक रिव्यूज और उनके उपभोक्ताओं पर असर की चर्चा की गई थी। साथ ही इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर भी बातचीत हुई। पैसे देकर के जो एंडोर्समेंट किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के, उस पर भी रोक लगाई जाए कि सिर्फ ऑथेंटिक रिव्यूज ही पोस्ट हो। तो पेड एंडोर्समेंट पर रोक लगाने के लिए भी कमेटी अपनी तरफ से कदम सुझा सकती है। और ऐसे में जो जेन्युइन बायर है और उसके जो ऑथेंटिक रिव्यूज हैं वही पोस्ट हो, उसके लिए भी कमेटी अपनी तरफ से प्रोत्साहन के लिए कुछ कदम सुझा सकती है। मसलन ऐसे रिव्यूज किसी पिक्चर या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पोस्ट किए जाएं। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कुछ रिव्यूज पर निर्भर है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट को छू या देख नहीं सकते। प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा उसके रिव्यूज से ही पता चलता है। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रिव्यूज पर भरोसा करते हैं, लेकिन रिव्यूज ही फेक हुए तो ऐसे में कंज्यूमर्स को खराब प्रोडक्ट मिलता है और वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में कंज्यूमर्स के तौर पर उनके अधिकारों का भी हनन होता है। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन तपाड़िया जो कि चेयरमैन हैं लोकल सर्कल के, डॉक्टर मनोहर कामत जो कि सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के, दोनों जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। मैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छी खबर है कि फेक रिव्यूज़ चले जाएंगे, लेकिन कितना पॉसिबल होगा ये कर पाना और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इसमें? तो देखिए उत्कर्ष, ये मुद्दा जो है ये 2017-18 से बना हुआ है। 2019 में लोकल सर्कल्स ने काफी एक्सटेंसिव सर्वे किया था हम लोगों ने, जिसमें ये पाया गया था कि 62% लोग इस देश के जो ई-कॉमर्स शॉपिंग करते हैं वो रिव्यूज और रेटिंग्स पर रिलाय करते हैं। तो जैसा कि आपके उसमें ब्रीफिंग में आपने बताया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ई-कॉमर्स शॉपिंग का, और अच्छा रिव्यू एंड रेटिंग मिलेगा तो इससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल बढ़ेगी, कंज्यूमर का ट्रस्ट उसमें बढ़ेगा। इसमें जो इश्यूज हैं वो मैं आपको बताता हूं कि रिव्यूज और रेटिंग्स कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से 50 से 60% कंज्यूमर्स का मानना है कि ये पॉजिटिवली बायस्ड होते हैं, जैसा कि आपने बताया इसके पहले। जो कोर इश्यूज हैं वो उसमें ये हैं कि जो 27% के आसपास कंज्यूमर्स हैं उनका कहना है कि हमारा नेगेटिव रिव्यू जब हमने दिया तो वो नेगेटिव रिव्यू को पब्लिश किया गया, जिसका मतलब ये है कि 73% कंज्यूमर्स जब अपना नेगेटिव रिव्यू देते हैं तो काफी ई कॉमर्स साइट्स उनको पब्लिश ही नहीं करते। तो उससे होता ये है कि अगर एक कंज्यूमर आया, उसने कुछ शॉप किया, वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस था, जो प्रोडक्ट दिखाया गया और जो मिला वो अलग अलग थे। जब उसने ये बात बताने की कोशिश करी तो वो बात बेसिकली उसकी पब्लिश नहीं की गई। वो चली तो गई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास, बट वो पब्लिश नहीं की गई। तो उससे और कंज्यूमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदते जा रहे हैं, जबकि मालूम है प्लेटफॉर्म को कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इसमें कुछ खामी है। उसके बाद होता ये है कि जब धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि ओवर टाइम जब काफी सारे रिव्यूज हो जाते हैं, और आजकल रेटिंग्स भी होती है और रिव्यू भी होता है, तो जब एवरेज रेटिंग उस प्रोडक्ट की अगर पुअर हो जाती है तो उसके बाद में बेसिकली जब उस रेटिंग का डिक्लाइन हो गया और वो 5 स्टार से 2 स्टार 3 स्टार हो गई, तब जाके होता क्या है कि जो सेलर है वो उस प्रोडक्ट को दोबारा एक नए लाइन आइटम की तरह लिस्ट कर देता है, जिसको कि प्लेटफॉर्म रोकते नहीं है। कोर इशू जो है वो बेसिकली यही है कि प्लेटफॉर्म्स को इसमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को इस इशू को काफी डिटेल में समझना होगा
और अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो हम इस इशू को फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज फेक रिव्यूज किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, अलावा कि सेलर के बहुत ही शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में। बाकी तो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अगर सरकार इसको डिटेल में समझेगी और प्लेटफॉर्म्स के लिए 3, 4, 5 बड़े सिंपल से रूल्स बनाएगी, जो कि प्लेटफॉर्म्स अपने सेलर्स को अवगत कराएंगे उससे, और उसके बाद उनको एनफोर्स करेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात सचिन आपने कही है। और डॉक्टर मनोहर, मैं आपके पास इसी बात को लेकर आता हूँ कि, और ये अक्सर मेरे दिमाग में भी चलता था कि यार कोई भी चीज़ है, आप जाइए बिल्कुल 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार, सबको चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद कब से आने लगी हैं। और हम तो हिंदुस्तान देश है, हमें तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सब जगह 5 स्टार रेटिंग ही मिलती है। क्या ये डॉक्टर मनोहर किस एक बायर के साथ धोखा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सचिन ने कही कि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आया, वो आया ही नहीं, वो ऊपर ही नहीं आया, वो नेक्स्ट करते करते 5वें पेज तक मैं जाऊँगा नहीं ढूंढने किसी ने गलत क्या कहा है। तो क्या कहीं ना कहीं एक तरीके से मेरे साथ, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे साथ धोखा किया गया और एक गलत पिक्चर पेश करी गई है रिव्यूज़ के नाम पे मेरे सामने? जी हाँ, ये तो सबसे बड़ा धोखा होता है। जैसे हमारे प्रेडेसेसर ने कहा कि ग्राहक जब कोई खास करके एक नया प्रोडक्ट, मान लो उसको सीलिंग फैन लेना है या मोबाइल लेना है, तो उसको कोई उसके बारे में जानकारी रहती है, लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट हो, जैसे जो जिसको उसने कभी देखा ही नहीं हो, और उसको लगता है कि भाई ये मेरे काम की चीज है, तो वो उस टाइम वो रिव्यूज देखता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में उसको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है। और इसमें सबसे एक दुखद बात ये है कि मैन्युफैक्चरर्स और ग्राहकों के बीच में ये कई सालों से चलता हुआ झगड़ा है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, वो बोलते रहेंगे, और हम जैसे कहते रहेंगे कि उतनी बढ़िया नहीं है या बिल्कुल खराब है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि यहाँ हम एक लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि भैया यहाँ तक आप उसको बढ़ा चढ़ा के बात कर सकते हो, उसके आप बढ़ा चढ़ा नहीं सकते हो। अभी रिव्यूज के बारे में कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि जो रिव्यूज आती है ना, वो आम जनता से आती है और उसमें कभी ये पूछा नहीं जाता है कि क्या ये चीज आपने खरीदी हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर चालाक कोई इंडस्ट्री वाला हो जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, मान लो कोई कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा तकिया है जो बाकी तकियों से हटकर है, तो वो क्या करेगा, वो 500 आदमियों को बोलेगा कि ये तकिया बहुत बढ़िया बढ़िया। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने ये तकिया खरीदा है, क्या उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है? तो उसके वो ढूंढ के निकालना बहुत, जैसे वो डॉन फिल्म में कहते हैं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। ये सबसे बड़ी इसमें अड़चन रहती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज पीएम मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से बढ़कर हम $80 अरब तक पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से भी ज्यादा दूर नहीं है। भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से $80 अरब तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भली भांति उन बातों को बहुत विस्तार से देख सकते हैं। बीते 8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप्स की संख्या
कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। ये 70,000 स्टार्टअप्स लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अदानी इलेक्ट्रिसिटी और अदानी फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और रेडियो मिर्ची के साथ मुंबई ग्रीन योद्धा का आयोजन किया। आइए देखते हैं इस पर ये रिपोर्ट। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ को ध्यान में रखते हुए अडानी फाउंडेशन और अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने मुंबई ग्रीन योद्धा की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। आताकडे आपण जे मुंबई क्लायमेट ऍक्शन प्लॅन सुरू केलं, वी आर ट्राइंग टू जज ourselves of how good we are in our own climate action plan. The Mumbai Climate Action Plan is actually going 2 steps further than good governance, and we're trying to peer review ourselves. We're trying to review ourselves of where we can step forward and better ourselves each single day. And then obviously we keep hearing and reading positive and negative news reports in all the newspapers and on TV about ourselves, and that is actually stemming from the Climate Action Plan. And there is nothing wrong to read about where we can actually correct ourselves and go ahead with. How can we better ourselves each single day? मला खात्री आहे की मुंबईकर म्हणून या देशाचे नागरिक म्हणून क्लाइमेट एक्शन मध्ये आपण खूप पुढे जाऊ शकतो। भारत सरकार का मिशन है 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को 1 बिलियन टन कम करने का और साथ ही 2070 तक नेट जीरो इकोनॉमी बनने का। इसी विजन को सफल बनाने के लिए अडानी फाउंडेशन प्रतिबद्ध है और इस मुहिम को सफल बनाने के हेतु अडानी फाउंडेशन ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। अडानी फाउंडेशन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई करों की मदद से पूरे मुंबई में 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे मुंबई स्वच्छ, हरी भरी और स्वस्थ रहेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की बेहद इमोशनल कर देने वाली एक तस्वीर। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आ रही है, ये है बॉलीवुड की वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये है परदेस गर्ल महिमा चौधरी, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और कीमोथेरेपी के इलाज की वजह से उनके सर के बाल गिर चुके हैं, लेकिन उनकी स्माइल अभी भी वैसे ही बरकरार है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इसका खुलासा करते हुए महिमा का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। Yeah, it's uncanny. You called me at a time when I'm just getting my infusion and the nurses are standing on me. And I know you're in the USA. So when I see it go, Anupam Kher, USA.